अस्सलाम वालेकुम। एसआरई के कोर्स में आज हम डिस्कस करेंगे मैनेजिंग रिक्वायरमेंट्स इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग एक्विजिशन। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट का एक प्रोसेस हर टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन में ना अलग अलग तरह से होता है, लेकिन इसका मेन गोल हमेशा सेम यही होता है कि स्टेक होल्डर्स की नीड को आइडेंटिफाई, उसकी डॉक्यूमेंट प्रायोरिटाइजेशन को ट्रैक करना है ताकि वो जो प्रोजेक्ट का पूरा लाइफ साइकिल है उसको हम प्रॉपर्ली लेके चलें। तो नीचे इसमें हमारे पास मैनेजिंग प्रोसेस के डिफरेंट टाइप्स के वाले से बताया गया। ये सबसे पहले आता है कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस, मतलब कि बड़ी जो कॉर्पोरेट कंपनीज है ना, उनमें जो रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है ना काफ़ी स्ट्रक्चर्ड और फॉर्मल होता है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स और डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। इसके की पॉइंट्स में हम देखें तो ये जो मल्टीपल होती हैं स्टेक होल्डर्स, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स और बिजनेस यूनिट्स होते हैं, इसलिए हर स्टेक होल्डर की नीड को मैनेज करना ज़रूरी होता है। फिर फॉर्मलाइज प्रोसेस होता है कि अक्सर ये डेडिकेटेड टीम्स या डिपार्टमेंट्स होते हैं जो सिर्फ रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट का काम करते हैं ताकि एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी बनी रहे। फिर टूल्स यूसेज होता है, एक एंटरप्राइज जो रिक्वायरमेंट प्लानिंग होती है ना, उस सिस्टम का यूज़ किया जाता है जो प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करते हैं और सब टीम्स को एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर काम करने की फैसिलिटी देते हैं। फिर इंटीग्रेशन विद मेथडोलॉजीज आ जाता है कि जिसमें हमारे पास है रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट प्रोसेस का ना एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और जो प्रोडक्ट की डेवलपमेंट मेथडोलॉजीज होती है ना, जैसे अजाइल या वाटरफॉल के साथ हम इंटीग्रेट करते हैं, जो प्रोजेक्ट की नेचर पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का आपका प्रोजेक्ट है। फिर इससे नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टार्टअप्स एंड स्मॉल बिजनेसेस, मतलब कि स्टार्टअप्स और छोटे बिजनेसेस में रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं। इसकी वजह से ना रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट का प्रोसेस सिंपल और फ्लेक्सिबल होता है। इसके की पॉइंट्स देखें तो आ जाता है कि फ्यूअर रिसोर्सेज आ जाती हैं, मतलब कि छोटी टीम्स और काम जो कम बजट के साथ है काम होता है, इसलिए जो प्रोसेस होता है ना वो लेस फॉर्मल होता है। फिर स्मॉल टीम मैनेजमेंट होती है कि रिक्वायरमेंट्स को अक्सर छोटी टीम या खुद बिजनेस ओनर जो मैनेज करता है, कि जहाँ पर डिसीजन लेना होता है वहाँ पर वो डिसीजन लेता है। फिर अजाइल मेथडोलॉजी आ जाता है कि स्टार्टअप्स ज़्यादातर अजाइल मेथडोलॉजीज प्रेफर करते हैं क्योंकि ये जो फ्लेक्सिबल होता है और मार्केट के क्विक चेंजेस के साथ एडजस्ट कर सकती है। फिर सिंपल टूल्स आ जाते हैं कि रिक्वायरमेंट्स को ट्रैक और प्रायोरिटाइज करने के लिए कोलैबोरेशन टूल्स जैसे ट्रेलो, जीरा और असाना और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं ना, उसका यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट का प्रोसेस ना बहुत कम्प्लेक्स होता है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशंस मल्टीपल जो स्टेक होल्डर्स, रेगुलेशंस और जो स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होते हैं ना उनके स्टैंडर्ड्स के साथ डील करती है। फिर इसके की पार्ट्स में देखेंगे तो कम्प्लेक्स रेगुलेशंस और कंप्लायंस आ जाता है, मतलब कि जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हमेशा अलग अलग रेगुलेशंस और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स के अंडर ऑपरेट करते हैं, जो प्रोसेस को डिटेल और स्ट्रिक्ट बनाता है। फिर स्ट्रक्चर प्रोसेस होता है कि रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट जहाँ हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है, जहाँ पर कम एस्टेब्लिश्ड गाइडलाइंस और स्ट्रक्चर के मुताबिक किया जाता है ताकि कोई कंप्लायंस इशू ना हो। फिर आता है हमारे पास स्पेसिफिक रेगुलेशंस। इसी पॉइंट के अंदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में मतलब कि कुछ कंट्रीज में स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, जैसे यूएस में वे फेडरल इक्विजिशन रेगुलेशन होता है जो इक्विजिशन प्रोसेस को गवर्न करते हैं और इंश्योर करते हैं कि सब कुछ लीगल और डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। फिर फोकस्ड और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी आता है कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में ना हर स्टेप और ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और कंपेयरिंग्स पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है ताकि जो पब्लिक का ट्रस्ट है ना वो बना रहे और रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। फिर आता है हमारे पास नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास ना अक्सर लिमिटेड बजट्स होते हैं और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस वॉलंटियर्स और जो डोनर्स पर ना रिलाई करती हैं, कि इस वजह से रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट का प्रोसेस यहाँ पर ज़्यादा गोल फोकस्ड और इम्पैक्ट ड्राइवन होता है। इसके की पॉइंट्स में देख लें तो आ जाता है कि लिमिटेड बजट होता है, कि लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से प्रोजेक्ट जो केयरफुली प्लान किया जाता है ताकि मैक्सिमम जो आउटपुट है ना वो मिले और वेस्ट ना हो। फिर मिशन अलाइनमेंट होती है कि हर प्रोजेक्ट का जो मेन फोकस होता है ना वो ऑर्गेनाइजेशन के मिशन के साथ अलाइन हो और उस मिशन को ना मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सके। फिर स्टेक होल्डर की एंगेजमेंट आती है कि स्टेक होल्डर जैसे वॉलंटियर्स, डोनर्स और जो दूसरे एलिमेंट लोगों को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उनकी जो नीड्स और एक्सपेक्टेशंस हैं उनको समझा जा सके। फिर इससे नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है मैनेजिंग रिक्वायरमेंट्स इन इक्विजिशन, यानी इक्विजिशन का प्रोसेस में रिक्वायरमेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि ये एश्योर करता है कि जो प्रोडक्ट या सर्विस एक्वायर की जा रही है ना वो ऑर्गेनाइजेशन की एग्जैक्ट नीड को मीट करे। तो इसमें हम अगर डेफिनेशन देखने के इक्विजिशन एक ना प्रोसेस हमेशा रिक्वायरमेंट्स के क्लियरली डिफाइन करने के लिए स्टार्ट होता है,
की पर देखें तो स्टेक होल्डर जैसे एंड यूजर्स, फिर प्रोसीजरमेंट टीम्स और जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट्स मिलकर ना रिक्वायरमेंट्स की आइडेंटिफाई और डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। फिर रिक्वायरमेंट्स में फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स और कंपेनियंस जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो शामिल होती हैं। तो ये रिक्वायरमेंट्स हमेशा क्लियर, कंसाइज और वेरीफाइएबल होनी चाहिए ताकि सप्लायर्स तक जो इफेक्टिवली कम्युनिकेशन की जा सके। फिर आता है हमारे पास एक्विजिशन प्लानिंग, मतलब कि एक जो रिक्वायरमेंट्स फाइनलाइज होने के बाद एक्विजिशन प्लानिंग फेज स्टार्ट होता है। एक ही फीचर देखें तो इस फेज में हमारे पास एक्विजिशन की स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं और जो प्रोसीजरमेंट मेथड्स होते हैं उनको डिसाइड किया जाता है। एवेल्युएशन क्राइटेरिया सेट किया जाता है जो सप्लायर सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। फिर रिक्वायरमेंट्स की एक्विजिशन स्ट्रेटजी को शेप करते हैं और बेस्ट अप्रोच डिसाइड करने में हेल्प करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड को पूरा करें। फिर सप्लायर सिलेक्शन आ जाती है कि सप्लायर सिलेक्शन के फेज में रिक्वायरमेंट्स का डायरेक्ट यूज़ होता है और सप्लायर्स को एवेलुएट करना होता है। की पर से कि तो हमारे पास आ जाता है RFPs, मतलब कि रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल, या RFQs यानी रिक्वेस्ट ऑफ ऑर्डर्स इशू किया जाता है कि जिसमें रिक्वायरमेंट्स और एवेलुएशन क्राइटेरिया क्लियरली लिखा होता है। फिर सप्लायर्स की रिस्पॉन्सेज एवेलुएट की जाती हैं, उनकी जो कैपेबिलिटी को मीट रिक्वायरमेंट्स, कॉस्ट, क्वालिटी और जो पास्ट परफॉर्मेंस होते हैं ना उनकी बेसिस पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। फिर कॉन्ट्रैक्टिंग और नेगोटिएशन आता है का मतलब कि हमारे पास सप्लायर सेलेक्ट होने के बाद कॉन्ट्रैक्ट नेगोटिएशन का प्रोसेस होता है। मतलब कि एक ही पार्ट देखें तो कॉन्ट्रैक्ट में स्कोप ऑफ वर्क, डिलीवरेबल्स, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया और जो दूसरी रेलेवेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं ना उनको क्लियरली डिफाइन किया जाता है। फिर नेगोटिएशन के दौरान जो रिक्वायरमेंट्स, टाइमलाइंस या कॉस्ट एडजस्ट किया जाता है ताकि दोनों पार्टीज के लिए मैनुअली बेनिफिशियल जो एग्रीमेंट हो सके। फिर आता है हमारे पास मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, मतलब कि एक्विजिशन के दौरान जो रिक्वायरमेंट्स का मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी होता है। की पर देखें तो हमारे पास है कि रेगुलर प्रोसेस रिव्यूज़ और जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस की जाती हैं ताकि इंश्योर किया जा सके कि सप्लायर की स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है कि नहीं। अगर रिक्वायरमेंट्स में कोई चेंज आता है तो वो फॉर्मल चेंज कंट्रोल प्रोसेस के थ्रू डॉक्यूमेंट में इंप्रूव किया जाता है। फिर आता है हमारे पास एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी, मतलब कि एक्विजिशन के लास्ट फेज में ना प्रोडक्ट या सर्विस की एक्सेप्टेंस और डिलीवरी की जाती है कि इसके कई बार इसमें है कि एक्सेप्टेंस प्री डिफाइंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बेसिस पर होती है। फिर रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट किया जाता है ताकि इंश्योर हो कि वो सेटिस्फैक्ट्रीली मीट हो गए हैं। फिर फाइनल जो डिलीवरी के बाद सप्लायर अपनी ये रिमेनिंग जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस होता है ना वो कंप्लीट करता है। फिर इससे नेक्स्ट हमारे पास इसके कुछ चैलेंजेस आ जाते हैं जिसमें हमारे पास आता है कि चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि रिक्वायरमेंट्स का चेंज होना कि एक्विजिशन प्रोडक्ट्स में रिक्वायरमेंट्स अक्सर चेंज होती रहती हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स के बदलने की वजह से हो या मार्केट कंडीशंस की अपडेशन की वजह से हो। तो इन चेंजिंग में ना रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करने फ्लेक्सिबिलिटी डिमांड करता है, लेकिन साथ ही जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और जो कम्युनिकेशन होती है वो भी ज़रूरी होती है। हर चेंज को ना सब स्टेक होल्डर्स के साथ टाइमली ना शेयर करना प्रोजेक्ट की जो अलाइनमेंट और जो सक्सेस के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर आता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्टेक होल्डर्स इन्वायरमेंट, मतलब कि एक्विजिशन प्रोजेक्ट्स में ना मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं और हर स्टेक होल्डर की ना अलग प्रायोरिटीज़ और इंटरेस्ट होता है। तो हर जो स्टेक होल्डर्स के एक्सपेक्टेशंस को ना समझना और उन्हें रिक्वायरमेंट्स के साथ अलाइन करना एक चैलेंजिंग टास्क होता है। फिर अगर अलाइनमेंट ना हो तो फिर कन्फ्लिक्ट्स हो, जो प्रोजेक्ट है ना वो डिलेस हो जाता है और फिर रिस्क बढ़ जाता है। फिर कंपेनियस रेगुलेशंस आता है कि गवर्नमेंट और इंडस्ट्री स्पेसिफिक रेगुलेशंस का ख्याल रखना भी एक्विजिशन रिक्वायरमेंट्स का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। फिर रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करते वक्त और सप्लायर सेलेक्ट करते वक्त ना कंपेनियस स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना जरूरी होता है। ये कंपेनियस एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन और वेरिफिकेशन की डिमांड करती हैं जो प्रोजेक्ट के जो प्रोसेस को और जो कम्प्लेक्स बना देती हैं। ठीक है, फिर इससे नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्क मैनेजमेंट, मतलब कि रिक्वायरमेंट्स प्रोजेक्ट की जो डिस्क के साथ डायरेक्टली लिंक होती है। अगर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल ना हो सकें तो फिर जो रिक्वायरमेंट्स के फेल होने का भी खतरा ज़्यादा हो जाता है। रिस्क को इफेक्टिवली हैंडल करने के लिए ना प्रॉपर डिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन, मतलब कि लार्ज एक्विजिशन प्रोजेक्ट्स में ना मल्टीपल हमारे पास टीम्स और ना स्टेक होल्डर्स होते हैं जहाँ पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन सक्सेस के लिए होती है एक तरह की, जिससे हम अपनी एक प्रोजेक्ट की जो इफेक्टिव सक्सेस है उसको अचीव कर सकें।
क्लियर कम्युनिकेशन चैनल्स का होना और जो कोलैबोरेशन टूल्स का यूज़ करना इंश्योर करता है कि हर टीम और जो स्टैक होल्डर रिक्वायरमेंट्स को ना सही तरह से समझ सकें। इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जो क्लैरिटी से ना मिसअंडरस्टैंडिंग और एरर्स को जो चांस होता है वो कम हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं इसके अंदर। थैंक यू।